Hello and welcome students in our lockdown classes. I am your teacher बबीता शर्मा. How are you students? कैसे हैं आप? डेली मैं आपसे यही पूछती हूँ कि आप कैसे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है. कि होपफुल हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस लागू कर रखे हैं आप उनको फॉलो कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट of the chapter of 10th class, second chapter of 10th class, that is फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फेडरलिज्म का मीनिंग समझाया था. ये बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है और हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म किस प्रकार से काम करता है, हम कैसे एक फेडरलिज्म सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, इसके बारे में बताया था. कुछ कंट्रीज़ आपको दिखाई थी कि जिनमें एक फेडरलिज्म फॉलो करा जा रहा है. इसके साथ साथ की फीचर्स बताए थे कि अगर ये सारे फीचर्स किसी कंट्री में पाए जाते हैं तो वहाँ पर फेडरलिज्म फॉलो करा जा रहा है. तो ये की फीचर्स थे. कुछ टाइप्स बताए थे इसके कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में बताया था, जिसमें कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं. नेक्स्ट इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बताया था, जिसमें कि हमारा इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आते हैं. इसके बाद में व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जिनके कारण हम बोल सकते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है, कि इसके बारे में बताया था. इसमें आपको कुछ लिस्ट के बारे में बताया था. लिस्ट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द डिवाइडेशन ऑफ वर्क, कि जो वर्क है, वर्क किस प्रकार से रहता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किस प्रकार से उनके कामों का बंटवारा होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नाम और होता है बेटा यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके बारे में बताया था. और यूनियन लिस्ट में वो काम थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट में वो काम थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट करती है. एक था कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करते हैं. तो इसके बारे में आपको बताया था. तो ये होपफुल हूँ कि सभी समझ में आ गया होगा. आज इसके आगे का पढ़ते हैं. थोड़ा इन्हीं लिस्ट के बारे में जानने के बाद ये एक आपको एक एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा. जैसे कि कुछ कंडीशंस हैं तो आपको ये रिकॉग्नाइज करनी है कि ये कंडीशन किस लिस्ट में आती हैं, किसके अंडर में ये काम आते हैं. तो फर्स्ट केस इसमें देखते हैं कि पोखरन का. पोखरन वो जगह है, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्ट द न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वॉज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी. could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? पोखरन जो जगह है राजस्थान में, वहाँ हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था. अगर ये मान के चलिए कि सोच के चलिए इस प्रकार से कि अगर राजस्थान की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मना कर दे कि आप उसके एरिया में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा हो सकता था? तो क्या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वहाँ पर टेस्ट नहीं करती या वो मना कर सकती थी? तो ऐसा नहीं है. दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरे देश पर समान रूप से लागू होते हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए लागू होते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ सिक्योरिटी. न्यूक्लियर टेस्ट भी हर कंट्री के लिए केवल एक पर्टिकुलर स्टेट का मैटर नहीं है, वो पूरे देश का मैटर होता है, उसकी सुरक्षा का मैटर होता है. तो राजस्थान गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक्स इन इट्स स्कूल्स. सिक्किम की गवर्नमेंट जो है अपने स्कूल में कुछ नई टेक्स्ट बुक्स लगाना चाहती है, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक्स. इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दीज टेक्स्ट बुक्स कैन बी लॉन्च्ड. तो क्या इस स्थिति में सिक्किम की गवर्नमेंट जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से या यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सिक्किम की गवर्नमेंट जो है अपने स्कूल्स में कुछ नई टेक्स्ट बुक्स लगाना चाहती है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को उस बुक्स के जो सिलेबस लगा रहे हैं वो, तो उसका स्टाइल और उसके कंटेंट पसंद नहीं है. तो क्या इसके लिए सिक्किम की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी लॉन्च करने के लिए? तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर स्टेट का अपना मैटर होता है, अपना बोर्ड होता है, तो वो अपने तरीके से भी इसको हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैज डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस शुड रिस्पॉन्ड टू द नक्सलीज. कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवन एंड पास एन ऑर्डर दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर्स विल हैव टू ओबे. कि अगर सपोज करिए कि
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी कुछ स्टेट पॉलिसीज़ लगाते हैं, स्टेट पुलिस को लगाते हैं कि नक्सलीज को रोकने के लिए। तो क्या कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन टर्म द पास एन ऑर्डर, अपनी स्टेट पुलिस को उसको रोकने के लिए लगा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। तो इसमें चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसमें इंटरवेन कर भी सकते हैं कि अगर वहाँ पे उनसे सपोज उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर हस्तक्षेप कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर्स को उनकी बात माननी पड़ेगी अगर वहाँ पर ज़्यादा इस तरह की स्थिति आ रही है और वो कुछ हेल्प वगैरह मांगते हैं तो ये एक आपको मैप दिखाते हैं बेटा, इसी में आगे चल करके आपके इसमें चैप्टर में ये मैप है आपका इंडिया इन 1947। ये 1947 का मैप है जो हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आप इसमें देखिए कि आपको कहीं पर भी कोई क्लियर स्टेट शो नहीं हो रही है। आपको कहीं कोई क्लियर स्टेट शो नहीं हो रही है। बिहार देखिए कहाँ उसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ फैली हुई हैं, उड़ीसा, हैदराबाद, तो ये क्लियरली शो नहीं हो रही हैं। दूसरा आपको मैप दिखाते हैं, ये मैप ये 1947 के बाद का है जब हमारी स्टेट्स बन गई थी। तो इसमें देखिए आपको क्लियरली स्टेट शो हो रही हैं। तो इन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया, संघवाद की नीति जो है कैसे चलाई गई, उसको प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस दिए कि उन्होंने कहा कि भाई संविधान के आधार पर आपको फेडरलिज्म मानना है, इसके आधार पर आपको काम करना है, बट यही केवल काफ़ी नहीं है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इट इज़ नॉट मर्ली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। कि भारत में फेडरलिज्म जो है माना जा रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका कारण केवल इतना नहीं है कि हमारे संविधान में लिखा है इसके आधार पर लोग उसको मानते हैं। इसका आधार यहाँ के जो नेचुरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है कि उसके आधार पर निर्भर करता है कि हम लोग देश के बारे में जानते हैं, देश को समझते हैं और रिस्पेक्ट करके कि देश की यूनिटी बनी रहे, इसके लिए हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country। कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, डाइवर्सिटीज़ को समझते हैं, तो इसीलिए हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। Let us look at some of the major ways in which this happened। तो कुछ कारण देखते हैं कि भारत में जो फेडरलिज्म है उसके माने जाने के कुछ मेजर वेज क्या क्या तरीके हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य पहले पढ़ने जा रहे हैं हम। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बनना भारत में पहला और एक बड़ा कदम था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। इफ़ यू लुक एट, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2017। जैसे कि आपने पहला मैप देखा जो कि 1947 का था जब भारत आज़ाद हुआ और जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, और दूसरा मैप है 2017 का जिसमें कि बहुत सारी स्टेट्स हमारी बनकर के तैयार हो चुकी थी, एक फेडरेशन कंट्री तैयार हो चुकी थी। यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। तो आपको दोनों में क्लियरली चेंजेस दिखे होंगे, सरप्राइज्ड हो इसको देख करके कि पहले मैप क्या था, कंडीशन इंडिया की क्या थी और अब इंडिया की कंडीशन क्या है। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारी पुरानी स्टेट्स जो थी वो गायब हो चुकी, ख़त्म हो गई थी और 2017 के मैप में, और बहुत सारी कुछ स्टेट्स जो हैं वो अब नई बन करके तैयार हो गई। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव बीन चेंज। स्टेट्स के नाम चेंज हो गए, उनकी बाउंड्रीज चेंज हो गई, उनके एरियाज चेंज हो गए। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में जो हमारा मैप था या जो स्टेट्स थी, अब उनकी जो बाउंड्रीज है वो चेंज हो गई और एक नई स्टेट बन करके तैयार हो गई। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और ये इस प्रकार से हुआ कि ये माना गया कि जो लोग एक जैसी भाषाएं बोलते हैं वो एक राज्य में रहेंगे। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज
डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, इथेंसिटी एंड ज्योग्राफी। सभी जो राज्य थे वो केवल भाषा के आधार पर ही नहीं बने, बहुत से राज्य जो हैं, कुछ राज्य वो इस आधार पर भी बने कि उनका कल्चर सेम है या उस स्थान की ज्योग्राफी उनको थोड़ी डिफरेंट है, तो इसके आधार पर भी वो राज्य बनाए गए। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, और एक नया राज्य जैसे कि तेलंगाना, ये भी बना हुआ है। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब शुरुआत में ये बात उठी कि भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की जाए, राज्य बनाए जाएं, तो कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको ये डर हुआ कि कहीं इससे देश का बंटवारा ना हो जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। उन्होंने भी लिंग्विस्टिक स्टेट के काम को थोड़ा सा रोक दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कहीं दोबारा से भारत का विभाजन ना हो जाए, क्योंकि एक बार पहले भारत का विभाजन हो चुका था इंडिया एंड पाकिस्तान, तो दूसरे कोई विभाजन की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, तो इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट के विचार को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत में जो राज्य बने, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, उनसे देश का बंटवारा नहीं हुआ, इससे बल्कि क्या हुआ, हमारा देश और एकता के सूत्र में बंध गया, उसकी यूनिटी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत हो गई। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन भी आसान हो गया कि हम आसानी से उस राज्य की समस्या समझ सकते हैं, लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका फाइनल सोल्यूशन दे सकते हैं। तो दिस इज़ द मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। कि भाषा नीति क्या हुई? अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा टेस्ट था कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या लगाई जाए, इंडिया की क्या राष्ट्रभाषा रखी जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान के आधार पर किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, हम बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं कि हिंदी इज़ द राष्ट्रभाषा, इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको केवल कार्यकारी भाषा मानते हैं। बट हिंदी इज़ द अनदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। हिंदी भारत के 40% लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। देयरफॉर देयर आर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। तो इसके बाद में 60% लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि हिंदी के अलावा हैं, और वो भी उनके लिए भी सेफगार्ड बना हुआ है। बिसाइड हिंदी के अलावा there are 21 other languages recognized as scheduled language by the constitution। हमारे संविधान के आधार पर 21 अदर लैंग्वेजेस को भी अनुसूचित सूची में शामिल किया गया है, शेड्यूल लैंग्वेज उनको शामिल किया गया है। A candidate in an examination conduct for the central government position may opt to take the examination in any of these languages। कोई भी जो कैंडिडेट होता है, जो कंडक्ट करने जा रहा है या एग्ज़ाम देने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो इन 21 लैंग्वेजेस में से कोई भी अपना ऑप्शन ले सकता है, अपनी लैंग्वेज ले सकता है कि वो उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जितने भी राज्य हैं उनकी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही अपना सारा काम करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में सारा काम कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टेट लैंग्वेज को। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज टू द कंसर्न स्टेट। बहुत सारा जो गवर्नमेंट का वर्क होता है कई सारी स्टेट्स का, वो उनकी कंसर्न जो स्टेट्स होती हैं अपनी लैंग्वेज में काम करती हैं। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। श्रीलंका से अलग भारत के लीडर्स ने ये देखा कि भाई हिंदी को अगर हम सभी लोगों के ऊपर थोप देंगे या उनको बाध्य करेंगे इसको मानने के लिए, तो यहाँ पर भी बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने हिंदी को
ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में निर्धारित किया, क्योंकि आपने देखा था कि श्रीलंका के अंदर तमिल लैंग्वेज को दर्जा दे दिया गया था कि भाई सारा काम उसी लैंग्वेज में होगा, तो वहाँ पर एक झगड़े का कारण बन गया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965 कि संविधान के आधार पर जो इंग्लिश का यूज़ है ऑफिशियल पर्पस के लिए वो 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारी जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती ऐसी स्टेट्स ने कहा कि वो इंग्लिश को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो इसलिए उनकी बात मानी गई। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वॉयलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में इस प्रकार का एक वॉयलेंट फॉर्म मतलब मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कि एक वॉयलेंट फॉर्म में हुआ कि वो लोग इंग्लिश को हटाना नहीं चाहते कि इंग्लिश वहाँ पर एज इट इज़ बनी रहे, इंग्लिश का भी वो इस्तेमाल करते रहें बिकॉज दे आर नॉट द हिंदी स्पीकर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग to continue the use of English along with Hindi for use of English for official purpose। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है अगर आप इंग्लिश को मानना चाहते हैं तो ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करी जाएंगी। मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट द सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, बहुत लोगों का ये मानना था, परेशानी उन्होंने भी उत्पन्न करी, सोचते थे कि इस प्रकार से तो इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट लिया जा रहा है कि जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो उनका फेवर लिया जा रहा है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी का प्रमोशन अभी भी चलता है कि सभी कहा जाता है कि हिंदी का प्रसार प्रचार करिए। प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, प्रमोशन का लेकिन ये अर्थ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स पर ज़बरदस्ती हिंदी लागू करना चाहती है जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती, कि मीन्स कि अगर कोई ऐसी स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु है, दे आर द तमिल स्पीकर्स, और केरला हैं, देयर आर द मलयालम स्पीकर्स, तो उनको बाध्य करे कि आप हिंदी में अपना काम करें। प्रमोशन तो हिंदी का करते हैं बट दे आर नॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन दैट स्टेट्स, वहाँ पर उनको हिंदी इम्पोज नहीं कर सकती। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन, तो इस प्रकार से भारतीय जो राजनीतिक लीडर्स थे उनकी वजह से उन्होंने मदद करी इस काम में, और इस प्रकार से जैसे श्रीलंका में सिचुएशन आई थी उससे हम दूर रहे। हमारे यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन भाषा को लेकर के पैदा नहीं हुई। अब सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ फेडरेशन गवर्नमेंट इन इंडिया, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने देखा कि फेडरेशन गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर डिवाइडेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन द टू और मोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेंटर और स्टेट, भारत के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है। तो इसी तरीके से अगर दोनों के संबंध अच्छे नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे की बातों को अगर नहीं मानेंगे तो उनमें भी चेंजेस होंगे, इनके अंदर भी मतभेद हो जाएंगे जिससे कि फेडरेशन को खतरा रहेगा। तो सेंटर और स्टेट रिलेशन कैसे हैं भारत के अंदर? रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस, तो वो अगर मजबूत होगा तो फेडरलिज्म अच्छी तरीके से काम कर सकता है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स, जैसे कि हमारे संविधान ने अरेंजमेंट कर रखा है पावर्स का कि पावर शेयरिंग पावर वर्क की किस प्रकार से पावर रहेंगी, और इसी तरीके से रूलिंग पार्टीज और लीडर्स उस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर इन द एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, बहुत समय तक एक ही पार्टी बहुत सारी स्टेट्स में काम करती रही, सेंटर में भी और स्टेट में, दोनों में उसी का शासन चलता रहा। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एट ऑटोनोमस फेडरल यूनिट, इसका मीन्स कि ये स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट, और अगर
व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, अगर रूलिंग पार्टी और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर, तो सेंटर में जो जिस पार्टी की सरकार होती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने से भी रोक सकती है। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। अब इस तरीके से कुछ भी हो सकता था कि उन दिनों में कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्थिति में कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज़ कर सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन का, और स्टेट गवर्नमेंट्स उन दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते और स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती तो दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इससे क्या होता, फेडरलिज्म को खतरा होता। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद इस प्रकार की जो सिस्टम था कि सेंटर और स्टेट में अगर एक ही प्रकार की सरकार रहेंगी, एक ही पार्टी की सरकार रहेंगी, तो दोनों एक दूसरे के सही से राइट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे राइट्स नहीं मिल पाएंगे, तो इसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हुए 1990 के बाद से। दिस पीरियड saw the rise of regional political parties in many states of the country। ये वो समय था जब देश के अंदर बहुत कुछ छोटी छोटी पार्टीज नई नई बननी शुरू हो गई थी। देखिए, हमने इससे ऊपर वाले पैरा में बात करी कि सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की सरकार, तो आपने देखा होगा बहुत समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी रही थी, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज थी तो उनकी सरकारें बनी रही थी बहुत समय तक। तो लेकिन 1990s के बाद में इसमें कुछ नई जो क्षेत्रीय पार्टीज थी वो बनकर के तैयार होने लगी, राज्यों ने अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टीज बनाना शुरू करा। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ये बातें, ये जो समय था ये भी दर्शाता था कि ये नया समय आ गया था जिसमें कि सरकार मिलजुल करके भी बनाई जा सकती है। मीन्स कि केवल यही एक ही पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, एक या दो पार्टी इकट्ठे मिलकर के भी अपनी सरकार बना सकते हैं सेंटर में। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी, कोलिशन गवर्नमेंट का मीन ये भी है कि जब कोई एक सिंगल पार्टी लोकसभा में पूरा बहुमत नहीं ले पाती, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस, तो कुछ मेजर पार्टीज होती हैं अपना एक संगठन बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, विद मैनी पार्टीज इंक्लूड सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर, और ये पार्टीज इकट्ठे होकर के सेंटर में अपनी सरकार बनाती हैं। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये एक नया कल्चर था पावर शेयरिंग का, और ये भी था कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपनी शक्तियों को बचा सकती है। दिस ट्रेंड वॉज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner। ये इस प्रकार की गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला हमारी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी कि इस प्रकार से भी सरकार बनाई जा सकती हैं, और इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फ़ायदा लेती थी स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसकी भी शक्तियाँ सीमित हो गई। Thus फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इस तरीके से फेडरल पावर शेयरिंग में आज के समय में स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से काम करती है, इफेक्टिव हो चुकी है, इफेक्टिव वे में पावर शेयरिंग काम कर रही है जैसे कि शुरुआत के दिनों में होता था। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा, आज इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। इसका थर्ड पार्ट और हम देखेंगे इसी लेसन का, फेडरलिज्म का, और उस थर्ड पार्ट में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय विद दिस चैप्टर।